हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5th हिंदी वीणा से चौथा चैप्टर। नाम है सांकेन। आज इस पाठ के प्रश्न उत्तर मैं आपको पढ़ा रही हूँ और इस पाठ की पूरी व्याख्या मैंने आपको करा दी है। आपने वीडियो ऑलरेडी देख ली होगी। बहुत अच्छे तरीके से अर्थ के साथ मैंने पाठ की व्याख्या पूरी कराई है। आज हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, बातचीत के लिए त्योहारों पर घरों में कई प्रकार की मिठाइयाँ और नमकीन बनाई जाती हैं। आपको कौन सी मिठाइयाँ और नमकीन अच्छी लगती हैं? वे किस त्योहार पर बनाई जाती हैं? मुझे जलेबी, रसगुल्ला और पेड़े बहुत अच्छे लगते हैं। ये मिठाइयाँ हम रक्षाबंधन और दिवाली पर बनाते हैं। मुझे मठरी, नमक पारे और सेव जैसी नमकीन भी पसंद है। ये अक्सर होली और दिवाली पर बनाए जाते हैं। इन स्वादिष्ट मिठाइयों और नमकीनों से त्योहार और भी मज़ेदार हो जाता है। दूसरा प्रश्न है, आप कौन से त्योहार मनाते हैं? उनमें और सांकेन में कौन सी समानताएं हैं? मतलब एक जैसी बात क्या है सांकेन में और आपके त्योहार में? हमारे घर में दिवाली, होली, रक्षाबंधन, ईद, क्रिसमस, लोहड़ी, पोंगल, ओणम जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। सांकेन और होली दोनों त्योहारों में लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे को रंग और पानी लगाते हैं, फिर मिलकर नाचते भी हैं। इन त्योहारों से आपसी प्रेम और खुशी बढ़ती है। तो सांकेन और होली दो ऐसे त्योहार हैं दो जो आपस में सिमिलर है, मिलते जुलते हैं, एक जैसे हैं। अगला प्रश्न है, हमारे देश में अनेक अवसरों पर शोभा यात्राएं यानी जुलूस निकाले जाते हैं। आपने कौन कौन सी शोभा यात्राएं देखी हैं? उनके बारे में अपने अनुभव बताइए। मैंने अपने शहर में गणेश चतुर्थी, रामनवमी और दुर्गा पूजा पर शोभा यात्राएं देखी हैं। गणेश चतुर्थी पर तो अक्सर निकलती हैं और इन शोभा यात्राओं में लोग बहुत सुंदर सजाए हुए रथ, ढोल, नगाड़े और बैंड बाजे के साथ निकलते हैं। चारों तरफ रंग बिरंगी लाइटें और फूल सजाए जाते हैं। लोग एक दूसरे को प्रसाद बांटते हैं और नाचते गाते हैं। इन शोभा यात्राओं को देखकर मुझे बहुत आनंद और उत्साह महसूस होता है। अगला प्रश्न है, आप नया वर्ष कब और कैसे मनाते हैं? हम नया वर्ष हिंदी कैलेंडर के अनुसार चैत्र मास की प्रतिपदा को मनाते हैं। उस दिन मैं सुबह स्नान करके पूजा करता हूँ या करती हूँ, अच्छे कपड़े पहनता हूँ या फिर लड़की है तो पहनती हूँ लिख सकती है, और परिवार के साथ मिठाई भी खाते हैं। हम सब एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। आपको पता होगा बच्चे कि जो 1 जनवरी को होता है वो हमारा हिंदी कैलेंडर के अनुसार नया साल नहीं होता है, वो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नया साल होता है। हमारा नया साल चैत्र मास यानी कि 15 मार्च के आसपास, 15 या 16 मार्च की में ये नया साल हमारा आता है। चैत्र महीना जब शुरू होता है तो उस समय होता है ये हमारा नया साल। प्रश्न है, पाठ से प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सामने तारे का स्टार बनाना है आपको, और यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, हमें एमसीक्यूज हैं ये। सांकेन क्यों मनाया जाता है? दीपावली पर्व के कारण, नववर्ष प्रारंभ होने के उपलक्ष्य में, नए मंदिर के उद्घाटन की प्रसन्नता में, बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर। क्यों मनाया जाता है ये? नव वर्ष प्रारंभ होने के उपलक्ष्य में। तो यहाँ हम बना देते हैं स्टार। दूसरा प्रश्न है इसमें, भगवान बुद्ध का मंदिर कहाँ बना हुआ था? पहला है चिकित्सालय के पास, दूसरा है नदी के किनारे, तीसरा है सरोवर के किनारे और चौथा है समुद्र के किनारे। तो इसका सही उत्तर क्या है? नदी के किनारे बना हुआ था। अगला प्रश्न है, लोग बहुत देर तक एक दूसरे पर पानी डालते रहे क्योंकि उन्हें गर्मी लग रही थी, वे स्नान कर रहे थे, वे गंदे हो गए थे, वे सांकेन मना रहे थे। क्या कारण है इसका? वे सांकेन मना रहे थे। अगला प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ के लोगों के मुखों पर सदैव मुस्कान बनी रहती है। इस वाक्य का क्या अर्थ है? यहाँ के लोग सदैव प्रसन्न रहते हैं, सदैव मतलब हमेशा प्रसन्न रहते हैं। यहाँ के लोग सदैव प्रसन्न रहने का अभिनय करते हैं मतलब एक्टिंग करते हैं। यहाँ के लोगों को खेलना कूदना अच्छा लगता है, या फिर यहाँ के लोगों को नाचना गाना अच्छा लगता है। यहाँ के लोग सदैव प्रसन्न रहते हैं। तो ये है इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, पाठ से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी लेखन पुस्तिका में
लिखिए। आपको अपनी आंसर बुक में इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सांकेन का त्योहार मनाते समय वल्लरी को होली की याद क्यों आई? सांकेन का त्योहार मनाते समय वल्लरी को होली की याद इसलिए आई क्योंकि दोनों त्योहारों में लोग एक दूसरे पर पानी डालते हैं, खुशी से नाचते गाते हैं। दोनों त्योहारों में आपसी मेलजोल और हंसी खुशी का वातावरण होता है। अगला प्रश्न है, वल्लरी को चौखाम और दिल्ली में क्या अंतर लगा? चौखाम कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। तो वो वल्लरी दिल्ली से अरुणाचल प्रदेश गई थी चौखाम में, तो उसे दोनों में क्या अंतर लगा? वल्लरी को दिल्ली और चौखाम में सबसे बड़ा अंतर तो ये लगा कि दिल्ली में बहुत भीड़ भाड़ होती है, सड़कें हमेशा भरी रहती हैं। आप बाहर निकल जाइए तो पौ 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 कारें, बसें, इनकी आवाज़ें सुनाई देती रहती है और इतने लोग होते हैं सड़कों पर कि आप सड़क क्रॉस नहीं कर सकते आराम से, इतनी ट्रैफिक, इतने लोग। लेकिन चौखाम में एकदम खुला और शांत वातावरण था, ज़्यादा लोग नहीं थे वहाँ पर। और यहाँ दिल्ली की अपेक्षा हरियाली भी थी क्योंकि वहाँ के लोग खेती बाड़ी वगैरह करते थे और दिल्ली में तो कोई खेती बाड़ी का मतलब ही नहीं है, तो वहाँ पर हरियाली ज़्यादा थी। अगला प्रश्न है, मंदिर की सजावट कैसे की गई थी? मंदिर की जालीदार दीवारें बांस और बांस की खपचियों से बनी हुई थी। मंदिर की जो दीवारें थी वो जालीदार थी क्योंकि वो बांस के डंडों से बनी थी ना, उनकी खपचियों से बनी हुई थी। इनके बीच में पेड़ों की हरी भरी टहनियाँ लगाई हुई थी। टहनियों पर खोस खोस के रंग बिरंगे फूल डाल रखे थे। तो मंदिर बहुत ही सादा और सुंदर था। तो साधारण सा बना हुआ था लेकिन बहुत सुंदर लग रहा था क्योंकि फूल थे, पेड़ों की हरी टहनियाँ थी और बांस की खपचियों से वो दीवारें बनाई हुई थी। तो बांस के डंडों को काट करके फिर उनसे दीवारें जो बनती तो वो जालीदार रहती हैं, हवा आने के लिए भी बढ़िया रहता है, रोशनी भी आती है उससे। अगला प्रश्न है, आपको कौन कौन आशीर्वाद देते हैं, वे क्या आशीर्वाद देते हैं? तो उत्तर है कि मुझे मेरे माता पिता, दादा दादी, गुरुजन यानी टीचर्स और बड़े लोग आशीर्वाद देते हैं। वो मुझे लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य, पढ़ाई में सफलता और सदा खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे पाठ की कुछ पंक्तियों के भावार्थ दिए गए हैं। उदाहरण के अनुसार पाठ की उन पंक्तियों को लिखिए जो दिए गए भावार्थ पर आधारित है। मतलब कि यहाँ पर हमें पंक्तियों का अर्थ दे रखा है तो हमने पंक्तियां बतानी है कौन सी पंक्तियों का ये अर्थ है। पहला तो इन्होंने कर ही रखा है, शोभा यात्रा के में लोग बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। शोभा यात्रा में सब लोग नाचते गाते हुए जा रहे थे, लोगों में बहुत उत्साह था। अगला है, मंदिर सुंदर सजा था। इतना सादा और सुंदर मंदिर वल्लरी ने पहले कभी नहीं देखा था। तीसरा भावार्थ है, ऐसा लगता है कि लोग होली का त्योहार मना रहे हैं। और पंक्तियां हैं, लोग एक दूसरे पर बाल्टियां भर भर कर पानी डाल रहे हैं, वे एक दूसरे के चेहरों पर चावल का आटा भी लगा रहे हैं। वल्लरी को होली की याद आ गई। अगला भावार्थ है, त्योहारों में सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। और यहाँ पर पंक्तियां थी, होली के दिन लोग एक दूसरे से मिलने जाते हैं। उस दिन लोग घरों में कई प्रकार की मिठाइयाँ और नमकीन बनाते हैं और अतिथियों का स्वागत करते हैं। अगला प्रश्न है आपकी किताब में भाषा की बात, और इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के समानार्थी शब्दों का प्रयोग करते हुए अपनी लेखन पुस्तिका में वाक्यों को पुनः लिखिए। अपनी लेखन पुस्तिका का मतलब होता है आपकी जो होमवर्क की कॉपी है, और पुनः का मतलब होता है दोबारा से लिखना है। एक दिन वल्लरी को उसके मित्र चाउतान ने अपने घर बुलाया। इस लाइन में हमें मित्र को अंडरलाइन करके दे रखा है, तो इसका मतलब ये है कि हमें मित्र का समानार्थी शब्द लिखना है, मतलब मित्र को और क्या कहते हैं वो लिखना है। तो हम लिखेंगे, एक दिन वल्लरी को उसके दोस्त चाउतान ने अपने आवास पर बुलाया। यहाँ मित्र दे रखा था तो हमने मित्र की जगह पर कर दिया है दोस्त, ठीक है। और घर बुलाया दिखा था तो घर की जगह पर यहाँ पर कर दिया हमने आवास। अगला है कि हमारे गांव के लोगों ने नदी के किनारे एक मंदिर बनाया है। तो इसको हमने बदला, नदी और किनारे ये दो हमें बदलना है। तो हमने लिखा, हमारे गांव के लोगों ने सरिता के तट पर एक मंदिर बनाया। सरिता कहते हैं नदी को और तट कहते हैं किनारे को, तो ये हमने दो बदल दिए। तीसरा सेंटेंस दे रखा है हमें, बीच बीच में पेड़ों की हरी भरी टहनियां सजाई गई थी। तो हमने पेड़ों को और टहनियां ये दो शब्द हमने बदले हैं, पेड़ों और टहनियां। तो बीच बीच
में वृक्ष की हरी भरी शाखाएं सजाई गई थी। यानी हमने पेड़ों की जगह पर कर दिया है वृक्ष और शाखा, टहनियों की जगह पर है शाखाएं। चौथा सेंटेंस जो हमें दे रखा है वो है आज हमारे यहाँ सांकेन का त्योहार है, और त्योहार बदलना है हमने, तो हमने त्योहार की जगह कर दिया है आज हमारे यहाँ सांकेन का उत्सव है, पर्व है। दिए गए उदाहरण को समझकर वाक्यों को पूरा कीजिए। ये है आपका अगला प्रश्न। पहला सेंटेंस आपके लिए करके दिया हुआ है जहां देखो हरियाली ही हरियाली और फूल ही फूल। तो हमने ये तो किया हुआ है, जहां देखो हरियाली हरियाली और फूल ही फूल। अगला है मैं समुद्र के किनारे गई जहां देखो डैश पानी। मैं समुद्र के किनारे गई जहां देखो पानी ही पानी। तीसरा है मेरा गांव केरल में है जहां देखो नारियल के पेड़ ही पेड़। मुंबई में जिधर देखो भीड़ ही भीड़। डैश की दुकान में जहां देखो डैश, तो हलवाई की दुकान में जहां देखो मिठाई ही मिठाई। या फिर गुब्बारे की दुकान में जहां देखो गुब्बारे गुब्बारे। पतंग की दुकान में जहां देखो पतंग ही पतंग। रंग की दुकान में जहां देखो रंग ही रंग। तीसरा प्रश्न है रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य पूरा कीजिए। तो यहाँ पर वचन बदलना है हमने, एक वचन को बहुवचन और बहुवचन से एक वचन। अगर हमें बहुवचन अंडरलाइन करके दे रखा है तो हम एक वचन बनाएंगे, और अगर एक वचन शब्द अंडरलाइन है तो हम उसका बहुवचन करेंगे। वचन बदलने का मतलब यही होता है कि एक वचन से बहुवचन करो और बहुवचन से एक वचन करो। तो यहाँ पर हमें दिया है पहला सेंटेंस, शोभा यात्रा में बड़ी मूर्ति की पालकी सबसे पीछे थी और छोटी मूर्तियों की आगे थी। तो शोभा यात्रा में बड़ी मूर्ति की पालकी सबसे पीछे थी और छोटी मूर्तियों की पालकियां आगे थी। तो ये जो पालकी है एक वचन है, तो हमने इसका बहुवचन बना दिया पालकियां। अगला देखते हैं, बांस की खपच्चियां उधर रखी हैं, एक खपच्ची मुझे दे दीजिए। बांस की खपच्चियां उधर रखी हैं, एक खपच्ची मुझे दे दीजिए। यहाँ पर बहुवचन था तो हमने उसका कर दिया एक वचन। आगे है तीसरा, गंगा एक पवित्र नदी है, भारत में अनेक पवित्र डैश हैं। तो यहाँ पर नदी शब्द जो है ये एक वचन है, हम यहाँ पर बहुवचन भरेंगे। गंगा एक पवित्र नदी है, भारत में अनेक पवित्र नदियां हैं। एक वचन का बहुवचन हमने भर दिया। अगला सेंटेंस है, मेरे जन्मदिन पर कई प्रकार की मिठाइयाँ थीं, लेकिन मुझे रसगुल्ले की डैश सबसे अच्छी लगती है। तो यहाँ पर देखिए जो हमें भर के दे रखा है वो बहुवचन है, तो हम इसका एक वचन बनाएंगे। हमने लिखा मेरे जन्मदिन पर कई प्रकार की मिठाइयाँ थी, लेकिन मुझे रसगुल्ले की मिठाई सबसे अच्छी लगती है। पांचवा वाक्य हमें दे रखा है, सारी बाल्टियां पानी से भर गई केवल एक को छोड़कर। यहाँ देखिए ये जो बाल्टियां शब्द है ये बहुवचन है, तो अब हम इसका एक वचन भरेंगे। यहाँ पर तो हमने भरा सारी बाल्टियां पानी से भर गई, केवल एक बाल्टी बची है। यहाँ पर हमने एक वचन भरा है। अगला प्रश्न है, जब किसी बात को ज्यों का त्यों लिखा जाता है तब एक स्पेशल चिन्ह वहां पर लगाया जाता है। ठीक है, हिंदी में जितने भी चिन्ह होते हैं, विराम चिन्ह जिन्हें कहते हैं हम, जब हमने किसी की बात को ऐसा का ऐसा लिखना है कि दुर्गा पाल मैम ने कहा कल छुट्टी है, तो कल छुट्टी है दुर्गा पाल मैम ने कहा, ऐसा का ऐसा अगर हमें लिखना है तो हम कोमा लगाएंगे, उद्धरण चिन्ह जिन्हें कहते हैं, और इंग्लिश में इन्हें इन्वर्टेड कोमास कहते हैं, तो वो लगाए जाते हैं। चाउ जैसे यहाँ पर लगा हुआ देखिए, चाउतान बोला आज से हमारा नया वर्ष आरंभ होता है। तो यहाँ पर देखिए ये क्लोज कर रखें और ये ओपन कर रखें, उद्धरण चिन्ह, ये दोनों तरफ उद्धरण चिन्ह लगाए जाते हैं और बीच में बात लिखी जाती है, किसी ने कही है वैसी की वैसी। तो पाठ में आए ऐसे 4 वाक्य खोजकर लेखन पुस्तक। आपको अपने इस पाठ में से ऐसे ही 4 सेंटेंस ढूंढने हैं जो किसी ने कहे और इन्वर्टेड कोमा यानी उद्धरण चिन्ह के अंदर वो लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर 4 वाक्य मैंने लिए हैं। वल्लरी ने चाउतान से पूछा, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? बहुत प्रसन्न दिख रहे हैं। तो यहाँ पर उद्धरण चिन्ह लगेंगे। अगला है, क्या हम लोग भी शोभा यात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं? तो ये देखिए उद्धरण चिन्ह के साथ ये वाक्य दिए हुए हैं 1, 2 यहाँ पर। अगला है,
उसने चाउतान से कहा, चाउतान भाई लगता है कि लोग होली का त्योहार मना रहे हैं। तो यहाँ पर ये उद्धरण चिन्ह लगा हुआ है और यहाँ पर बंद भी होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक। अगला है 3 दिन तक इसी तरह सांकेन मनाया जाता है। तो देख लीजिए उद्धरण चिन्ह यहाँ शुरू हो रहा है और यहाँ खत्म हो रहा है। अगला प्रश्न है, पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, इन्हें हिंदी वर्णमाला के क्रम में लिखिए। कलम, खरगोश, गगन। समझ रहे हैं आप किस तरह से दिया है? पहले क वाला शब्द लिया है, फिर ख वाला शब्द लिया है और फिर ग वाला शब्द लिया है, क ख ग। तो वर्णमाला ऐसी चलती है ना हमारी, क ख ग घ ण। अगली लाइन कौन सी होती है? कौन सा वर्ग आता है अगले? च का, च छ ज झ अया। फिर ट का, ट ठ ड ढ न। त थ द ध न। प फ ब भ म य र ल व श श स स ह। इस तरह से चलता है जो हिंदी वर्णमाला है। सबसे पहले क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और फिर प वर्ग और उसके बाद य र ल व और फिर उसका श श श वाला। तो इसी तरह से हमें इन शब्दों को लिखना है। और शब्द हमें कौन से दे रखे हैं? करेला, समय, करेला, समय, मठ, तट, नमकीन, जल, वन, मटका। ये हमें दे रखे हैं इन्होंने शब्द। इनको हमने अरेंज करना है हिंदी वर्णमाला के हिसाब से। तो हमने लिखा करेला, जल, तट, नमकीन, मटका, मठ, वन, समय। तो ये पूरा वर्णमाला के हिसाब से है। जैसे जैसे वर्ग आते हैं उन्हीं में जो अक्षर आ रहे हैं वो उन्हीं के हिसाब से हमने लिखा है। अगला प्रश्न है पाठ से आगे। इसका पहला प्रश्न है, आपके घर में त्योहारों के लिए कौन कौन सी तैयारियां की जाती हैं? हमारे घर में त्योहारों के लिए कई तरह की तैयारियां की जाती हैं। घर की सफाई और सजावट की जाती है, नए कपड़े लाते हैं, बच्चे तो स्पेशली लाते हैं नए कपड़े, मिठाइयाँ और नमकीन बनाए जाते हैं। मम्मी और दादी यही काम करते हैं, मिठाई और नमकीन बनाने का। घर में दीपक जलाए जाते हैं, पूजा होती है, पंडित जी भी आते हैं अक्सर त्योहारों पर पूजा करने के लिए। रिश्तेदारों को भी बुलाया जाता है त्योहारों पर। कई त्योहार तो ऐसे जिसमें रिश्तेदार आएंगे ही आएंगे, जैसे हमारे यहाँ भैया दूज है या रक्षाबंधन है, होली मिलन है। इनमें तो त्योहारों पर रिश्तेदार मिलने के लिए आते हैं। इन सब से त्योहारों में बहुत खुशी और उत्साह होता है। अगला प्रश्न है, आपके घर पर त्योहारों के समय कौन कौन क्या क्या काम करता है? सूची बनाइए। हमारे घर पर त्योहारों के समय सब मिलकर काम करते हैं। क्या काम करते हैं? देखिए मैंने नंबर वाइज लिखा है, आप चेंज कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। मैंने जो लिखा है उससे आपको मदद मिल जाएगी। पिताजी बाजार से सामान लाते हैं, माँ मिठाइयाँ और नमकीन बनाती हैं, दादी जी पूजा की तैयारी करती हैं, दादाजी बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं कि ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इसके विषय में बताते हैं, त्यौहार का महत्व क्या है, क्यों मनाना चाहिए और इस त्यौहार के पीछे की कहानी क्या है, वो दादाजी बताते हैं। मैं और मेरे भाई बहन घर सजाने और मेहमानों की आवभगत करने का काम लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, टीचर का काम होता है ना बोलते रहना। ये लिखा है ना सामान, है ना। बच्चे एक गलती कर देते हैं, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक में बताती हूँ। बच्चे लिखते हैं समान, सौ में आ की मात्रा नहीं लगाते। बेटा अगर आप समान लिखेंगे, सौ में आ की मात्रा नहीं लगाएंगे तो वो हो जाएगा समान, बराबर, मम्मी पापा एक समान, है ना। और सामान लिखेंगे, सौ में आ की मात्रा लगाएंगे तो उसका मतलब होता है सामान, लगेज, चीज, वस्तु। ठीक है, तो ये एक आ की मात्रा से इतना फर्क पड़ जाता है। अगला प्रश्न है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रश्न है कि हमारे देश में लोग अनेक प्रकार से अभिवादन करते हैं। अभिवादन का मतलब है नमस्ते करना। अभिवादन करते हैं। उदाहरण के तौर पर नमस्ते बोलकर आपके राज्य में क्या बोलकर अभिवादन किया जाता है, एक सूची बनाइए। तो आप जिस भी राज्य से हैं आपको पता होगा वहाँ कैसे किसी को अभिवादन करना है, नमस्ते बोलना है, तो आप लोग क्या बोलते हैं। लेकिन इन्होंने सूची बनाने को कह रखा है। सूची तो लिस्ट बनती है तो फिर उसमें बहुत सारे राज्य आएंगे। इस कार्य के लिए आप अपने मित्रों, शिक्षकों और अभिभावकों की सहायता ले सकते हैं। यानी कि आपके जो मित्र हैं वो दूसरी स्टेट से हैं तो उनसे पूछ लीजिए, टीचर से पूछ लीजिए या अपने पेरेंट्स से पूछ लीजिए। थोड़े से राज्य मैंने भी यहाँ पर दिए हैं आपके लिए। देखिए हमारे देश में अलग अलग राज्यों में लोग इस तरह अभिवादन करते हैं। राजस्थान में कैसे करते हैं? राजस्थान में खम्मा घड़ी, लद्दाख में जुले, झारखंड में जोहार, तमिलनाडु में वड़क्कम, पंजाब में सत श्री अकाल, उत्तर प्रदेश बिहार में नमस्ते, प्रणाम, इसी तरह से किया जाता है यहाँ पर। और गुजरात में जय श्री कृष्णा,
महाराष्ट्र में नमस्कार, पश्चिम बंगाल में नमस्कार, केरल में नमस्कारम, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में नमस्कारम और दिल्ली में नमस्कार तो नहीं, नमस्ते कहते हैं दिल्ली में भी। तो ये हैं कुछ राज्य जहाँ पर इस तरह से अभिवादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, सोचिए और लिखिए, इस पाठ में आपको सबसे अच्छा क्या लगा और क्यों लगा। इस पाठ में हमें त्योहार मनाने का तरीका सबसे अच्छा लगा तथा मंदिर में की जाने वाली सजावट भी अच्छी लगी। मंदिर में सजाने के लिए प्लास्टिक या अन्य हानिकारक वस्तुओं का प्रयोग न करके प्राकृतिक वस्तुओं का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए उदाहरण को देखकर आगे की कड़ी बनाइए। अच्छा, तो गेहूं से बनता है आटा, आटा से बनती है रोटी और पूरी, गेहूं से बनता है दलिया, दलिया से बनता है हलवा। तो इसी तरह से आपको बनाना है दूध, दूध से बनता है दही, दही से बनता है मक्खन और मक्खन से निकलता है घी। गन्ना, गन्ना से निकलेगा रस और उस रस से बनेगा चीनी और उससे बनेगी मिठाई। चना, चना से बनेगा बेसन, सत्तू, ढोकला, ये बनता है हमारा ढोकला, ये बनेगा चने। चावल से बनेगा हमारा आटा, इडली और डोसा। अगला प्रश्न है, अपने मित्र को सांकेन के बारे में पूरे दिन का आंखों देखा वर्णन अपनी लेखन पुस्तिका में लिखकर बताइए। ओहो, अच्छा, सांकेन त्योहार आपने अपनी आंखों से देखा है तो उसका पूरा वर्णन करके बताइए। अपनी सहायता के लिए कुछ मुख्य बिंदु नीचे दिए गए हैं। आपकी सहायता के लिए कुछ मुख्य बिंदु नीचे दिए गए। अच्छा, कुछ आपको यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे हैं, इसके हिसाब से आपको सांकेन त्योहार कैसे मनाया जाता है पूरा अपने मित्र को लिखकर बताना है। देखिए, इसमें बताया गया हमें स्वागत होता है, पकवान बनते, शोभा यात्रा निकलती है, मूर्तियाँ रखी जाती हैं, मंदिर सजता है, एक दूसरे पानी डलता है, मिलजुल कर खुशी मनाना, पालकी, बांस की खपचियाँ, भगवान बुद्ध का मंदिर, बौद्ध भिक्षु, होली, आशीर्वाद, घर, फूल। आप इन शब्दों के अतिरिक्त अन्य शब्दों की भी सहायता ले सकते हैं। ये शब्द आपकी अपनी भाषा में भी हो सकते हैं। चलिए लिखते हैं अपने मित्र को। प्रिय मित्र, सप्रेम नमस्कार। हम यहाँ अरुणाचल प्रदेश में कुशल पूर्वक है। आशा करती हूँ कि तुम भी वहाँ कुशल पूर्वक होगे। आज मैं तुम्हें अरुणाचल प्रदेश के प्रसिद्ध त्योहार सांकेन के बारे में बता रही हूँ, जिसे मैंने यहाँ के लोगों के साथ मिलकर मनाया। इस दिन को यहाँ पर नववर्ष के रूप में मनाते हैं। ये 3 दिनों तक मनाया जाने वाला त्योहार है। इसमें पहले दिन यहाँ के लोग बुद्ध व बौद्ध भिक्षुओं की मूर्तियाँ पालकी में लेकर शोभा यात्रा निकालते हैं। गांव के लोगों ने मूर्तियों का स्वागत बड़ी धूमधाम से किया। मूर्तियों को एक मंदिर में रखा गया जिसे बांस की खपचियों और फूलों से सजाया गया था। सभी लोगों ने भगवान बुद्ध के मंदिर में पूजा की तथा उन पर जल चढ़ाया। इसके बाद मैंने देखा कि जैसे ही ये लोग एक दूसरे पर होली की तरह पानी डाल रहे थे। इस दिन यहाँ घरों में स्वादिष्ट पकवान भी बनाए गए थे। सभी लोग मिलजुल कर एक साथ खुशी मना रहे थे। तीसरे दिन मूर्तियों को बौद्ध विहार में वापस पालकी में लेकर रखा गया। बौद्ध भिक्षुओं ने गांव के लोगों को खुशहाल व नया साल अच्छे से मनाने का आशीर्वाद दिया। ये त्योहार बहुत शांति और भक्ति से भरा हुआ था। मुझे यह अनुभव बहुत अच्छा लगा। काश तुम भी यहाँ होती और आनंद ले पाती। तुम्हारी सखी वल्लरी। तो वल्लरी की तरफ से ये लिखा गया है। आप अपना नाम लिख सकते हैं नीचे। अब है मेरी कलाकारी। तो ये तो एक्टिविटी है, आप खुद करेंगे। सूखी पत्तियों से कुछ प्राणियों के चित्र बनाए गए हैं। आपको इन प्राणियों को पहचानना है और पत्तों से किसी भी प्राणी की आकृति जो आप बना सकते हैं, बना करके आपकी बुक में जो जगह दे रखी है वहां पर चिपकानी है। अगला
पहला प्रश्न है पुस्तकालय से। नीचे दिए गए बिंदुओं के आधार पर अरुणाचल प्रदेश के बारे में अपने शिक्षकों यानी टीचर से और पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी की सहायता से महत्वपूर्ण जानकारी जुटाइए। तो ये है आपकी अरुणाचल प्रदेश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। इसके पड़ोस में जो स्टेट्स हैं वो है असम और नागालैंड। यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, असमिया और तिब्बती बर्मी भाषा बोली जाती है और यहाँ परिवार के जो अपनी स्वदेशी भाषा भी बोलते हैं। यहाँ का मुख्य जो फसल यहाँ उगाई जाती है वो है चावल। यहाँ पर त्योहार मनाए जाते हैं। सांकेन के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया। लोसर, सोलुंग, सांकेन और ड्री यहाँ के त्योहार हैं। जो डांस यहाँ पे नृत्य किए जाते हैं वो है अजीलामू, पोनू और चालो। परिधान या कपड़े जो पहने जाते हैं उनके नाम क्या हैं? गैले, पेहकन, लुबलिंग, उगोन। ये यहाँ के कपड़ों के नाम है जो वहाँ के लोग पहनते हैं। अगला क्वेश्चन है बूझो पहेली। पहेली बूझना है थोड़ा सा दिमाग लगाकर। ज्योति को उसके जन्मदिन पर मिठाई बनाने के लिए उसकी माताजी ने दूध वाले भैया के पास 5 लीटर दूध लेने के लिए भेजा। ठीक है, उन्होंने मिठाई बनानी थी और उन्होंने ज्योति से कहा कि जाके 5 लीटर दूध ले आओ। कितने लीटर? 5 लीटर। दूध वाले भैया के पास दूध मापने के लिए 2 बर्तन थे। दूध नाप करके जो देते हैं ना वो वाले 2 बर्तन थे। एक था 4 लीटर का और एक था 3 लीटर का। ठीक है, तो 5 लीटर चाहिए इससे। तो दूध वाला कभी इस बर्तन में, कभी उस बर्तन में, कभी पतीले में दूध डाल रहा था और ज्योति बड़े ध्यान से देख रही थी। उसे बड़ी उत्सुकता भी थी कि आखिर वो 5 लीटर दूध कैसे देगा, क्योंकि एक बर्तन तो उसका 4 लीटर का है, 4 लीटर नाप लेगा वो एक से, और दूसरा 3 लीटर का है तो 4 लीटर तो नाप कर दे देगा, 1 लीटर कैसे नापेगा। तो क्या किया उसने, ये बताना है आपको। दूध वाले भैया ने उसे 5 लीटर दूध दे दिया, जिसे लेकर वह घर आ गई। शाम को जन्मदिन के अवसर पर उसने अपने मित्रों को ये रोचक बात बताई और उनसे पूछा कि तुम बताओ दूध वाला 5 लीटर दूध कैसे दिया उसने मुझे, कैसे क्या किया। तो सब अपने अपना गणित लगाएंगे सभी। आपने भी सोच लिया कैसे दिया होगा 5 लीटर दूध। चलिए देखते हैं, जो मैंने लिखा है वही आंसर आपने लिखा है या आपने कुछ और लिखा है। दूध वाला पहले 4 लीटर वाला बर्तन भरकर ज्योति को दे देता है। 4 लीटर तो मिल गया ज्योति को। अब वो क्या करेगा, 4 लीटर वाले बर्तन को फिर से भरेगा। ठीक है, 4 लीटर वाले बर्तन को भर करके उस बर्तन से 3 लीटर वाले में खाली करेगा। 3 लीटर वाला भर गया, 4 लीटर वाले में 1 लीटर दूध बचा रह गया ना, क्योंकि वो 3 लीटर का था, ये 4 लीटर का था। 4 लीटर से 3 लीटर में डाला तो 1 लीटर इसमें बचा रह गया। वो 1 लीटर दूध वो ज्योति को दे देगा। हो गया, 4 लीटर पहले दे चुका है, 1 लीटर अब दे देगा, हो गया 5 लीटर। कितना सिंपल साधारण है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। तो बच्चों, ये थे आपके क्लास 5 हिंदी वीणा से चौथा चैप्टर सांकेन के प्रश्न उत्तर। मैंने सारे प्रश्नों के उत्तर आपको बढ़िया तरीके से कराने की कोशिश की है। अच्छे से बोल बोल के समझा भी दिया है ताकि आपको क्वेश्चन आंसर याद भी ना करने पड़े। दुर्गा पाल मैम की क्लास को सिर्फ सुन लेते हैं ध्यान से तो आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे और आप टेस्ट में, एग्जाम में आराम से लिख सकते हैं। तो अगर आपको दुर्गा पाल मैम की क्लास में पढ़ना अच्छा लगा हो तो कर लीजिए अब 4 काम। पहला है लाइक का बटन दबाना, दूसरा है अपने 2 दोस्तों के साथ तो जरूर शेयर करना है वीडियो, तीसरा है दुर्गा पाल मैम की क्लास को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइबर्स अटके हुए हैं, बढ़ नहीं रहे हैं, जो कि आपकी जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी है वीडियो बनाना और आपको अच्छी तरह से पढ़ाना, जो मैं रोज कर रही हूँ। और चौथा काम है बेल आइकन को दबाना, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो अब चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.